कूदने के बाद। ये सीढ़ी किस काम के लिए है? ये सुरंग के आखिर में जो मार्ग है वहाँ पर जाकर खत्म होता है ये सीढ़ी। इस सीढ़ी से ढक्कन हटाने पर वहाँ जा सकते हैं। ओह अच्छा। इस बीच बहुत समय बीत गया, लेकिन जमींदार जी की कोई खबर नहीं मिली। तब मैंने कमलावती से कहा, ओह दीदी, बहुत देर हो गई है और मैं गर्मी में यहाँ बैठ नहीं पाऊंगी। जमींदार जी अभी तक क्यों नहीं आए? सही बोल रही हो तुम, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आप थोड़ा आगे जाकर देखिए ना। तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाना सही नहीं होगा। क्यों, मैं क्या कोई बच्ची हूँ? जाइए, आप जल्दी से जाइए और देख कर आइए। मैंने उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज दिया और खुद वहाँ बैठकर सोचने लगी। इतना सारा सोना, ये सब मेरा है, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटूंगी। हाँ सही कहा, मुझे ये लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं भाग जाती हूँ। हाँ, जैसा सोचा वैसा किया। मैं वो सोने का बक्सा अपने साथ लेकर उस सीढ़ी से बाहर भाग गई। उधर सारे डकैतों को जमींदार जी खत्म करके जब कमला के साथ अंदर आए, तब उन्होंने देखा कि ये क्या, रत्ना कहाँ गई? और मोहर का बक्सा भी कहाँ है? वो देखिए, सीढ़ी के ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है। उसे कोई डाकू उठाकर तो नहीं ले गए अपने साथ? ठीक कह रही हो, इतने कम वक्त में वो लोग शायद ज्यादा दूर तो नहीं गए। मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ। उधर उस सुरंग से बाहर निकलकर दूसरी तरफ मैं जा पहुंची एक नदी के किनारे। मुझे कुछ भी करके इस नदी के जरिए गांव छोड़ना ही होगा, नहीं तो जमींदार जी के सैनिक कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इतनी रात को मुझे नाव कहाँ मिलेगा? हाँ वो रहा, वो तो वहाँ पर एक नाव दिख रहा है। मां जी सुनो, थोड़ा इस घाट पर आ जाइए ना। क्या हो गया है माँ? इतनी रात को आप इस नदी किनारे अकेले अकेले क्या कर रही हैं? देखने में तो आप किसी बड़े घर की बहू लग रही हैं। ये आधी रात को मेरे शराबी पति ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तो इस बक्से में अपना सामान लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तो फिर आपका मायका कहाँ पर है? यही तो, नवाबगंज के बाद 3 गांव के बाद केतुपुर जंगल के सामने ही मेरा मायके है। क्या आप थोड़ा मुझे पहुँचा देंगे? जी बिल्कुल, आ जाइए। इसके बाद मैं नाव में चढ़ते ही मांझी नाव चलाना शुरू करता है। इसके कुछ देर बाद नाव केतुपुर के जंगल की तरफ जाती है। हाँ, यहीं पर मुझे उतार दीजिए। ये तो जंगल ही जंगल है माँ, यहाँ पर किसी का घर है ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। नहीं, वो यहाँ से थोड़ा पैदल जाने पर ही मेरा घर है, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। ठीक है माँ, ध्यान से जाइए। इसी जंगल में मुझे ये बक्सा छुपा कर रखना होगा। थोड़ा अंदर जाती हूँ, वहाँ जाकर देखती हूँ। वो सामने पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ की गुफा में ही मैं अपनी सारी संपत्ति छुपा कर रख देती हूँ। ये सोचकर मैंने उस पहाड़ की गुफा में जाकर अपने मोहर के बक्से को रख दिया और बहुत ही ध्यान से। चलो बाबा, अब मैं निश्चिंत हूँ। मैंने अपने सारे गहने के बक्से को बांध कर छिपा दिया है। अब जमींदार जी के घर वापस जाकर कहूँगी, डकैतों ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके सही समय आने पर इसे यहाँ से ले जाऊंगी। ये क्या, वो यहाँ पर झाड़ियों में हलचल कैसी है? कोई जानवर तो नहीं है? हे भगवान, बचाओ, मार देगा कोई है।
उसके बाद क्या हुआ बूढ़ी माँ? अगले दिन सुबह कुछ लकड़ी काटने वाले आए। मैं वहीं पेड़ के नीचे गिर गई थी। बहुत खून बहने की वजह से मैं पेड़ के नीचे गिर गई थी तब, और मेरे सिर पर भी बहुत चोट आई थी। देख, इस घने जंगल में इतनी खूबसूरत औरत कहाँ से आ गई है? अरे हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ भाई। कपड़े देखकर तो लग रहा है बहुत ही अच्छे घर की बहू है ये। क्या? इसके पैर से तो खून बह रहा है। अरे हाँ हाँ, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि किसी शेर ने इस पर हमला कर दिया था। चल चल चल, इसे गांव के वैद्य के पास लेकर चलते हैं। अब तो वही इन्हें ठीक कर सकते हैं। चल। उसके बाद क्या हुआ बूढ़ी माँ? इसके बाद और क्या, वैद्य राज ने मेरा इलाज तो किया, लेकिन उसके बाद मैं पूरी जिंदगी अपाहिज हो गई और तुम्हारे इस गांव में आकर रहने लगी। आप जमींदार जी के घर वापस क्यों नहीं गई? सुनो, जमींदार जी ने मेरी खूबसूरती देखकर ही मुझे पसंद किया था, तो क्या वो लंगड़ी बीवी को स्वीकार कर लेते? और वैसे भी वो मोहर का बक्सा मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाई फिर, और रास्ता भी पता नहीं किस तरफ से था। और वो मेरा मतलब वो छोटा सा जो पहाड़ था ना, वो मुझे कभी मिला ही नहीं उसके बाद। छोटा सा पहाड़? हाँ, उसके गुफा में ही बहुत सारा मोहर है, बहुत बहुत मोहर। वैसा पहाड़ तो हमारे जंगल के आखिर में देखा है बूढ़ी माँ। हाँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। पूरे 30 साल से उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं, लेकिन वो रास्ता मिला ही नहीं मुझे कभी भी। कहाँ है? मुझे पता है वो रास्ता, लेकिन वहाँ तो शेर के डर से कोई नहीं जाता है माँ। मैं तो इस पैर से उस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ सुनो ना, तुम मेरे लिए वो ला दोगे? हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारा मोहर दूंगी। हाँ सुनिए, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। आपका सामान आप ही रखिए, कल सुबह जाकर मैं ला दूंगा। हाँ, ठीक है, तुम ला देना। हाँ, ला देना। चलो अभी गांव वापस चलते हैं, चलो। अगले दिन सुबह जग्गू जंगल के आखिर में जो पहाड़ था उसके ऊपर चढ़कर बहुत ढूंढने के बाद वो गुफा उसे मिल जाता है, जिसमें रत्नावती ने वो मोहर का बक्सा रखा था। अरे, बूढ़ी माँ तो सच कह रही थी, ये तो एकदम गुप्त खजाना है। इतना सारा सोना मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। लगता है ये सब मिलते ही बूढ़ी माँ तो पागल हो जाएगी। वो उस गुप्त खजाने के बक्से को लेकर उस बूढ़ी माँ को दे देता है। तब वो बक्सा देखकर बूढ़ी अजीब हरकतें करने लगती है। ये मोहर अभिशप्त है। हाँ, इसे ले जाओ, मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। ये श्रापित है, ले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? इस गुप्त खजाने की खोज में ही तो आप जंगल में 30 साल से यहाँ से वहाँ घूम रही थी। नहीं, हाँ, मैंने पाप किया है। ये मोहर श्रापित है। उस खजाने के श्राप की वजह से ही आज मेरी ये हालत है। ले जाओ इसे, मेरे आंखों के सामने से ले जाओ, फेंक दो इसे। ये बात तो आप गलत ही कह रही हैं बूढ़ी माँ, लेकिन नवाबगंज के जमींदार जी के वंश में अब कोई भी जिंदा नहीं है, तो मैं ये किसको दूं? फेंक दो इसे, नदी में फेंक दो इसे। हाँ। नहीं बूढ़ी माँ, बल्कि इस संपत्ति से इस गांव के लिए एक अस्पताल और एक विद्यालय की स्थापना कर देता हूँ। फिर देखना सारे श्राप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जाओ, जो सही लगे वो करो। जाओ, जो मर्जी करो। हाँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने से इसे लेकर चले जाओ अभी के अभी। ठीक है, जाता हूँ। मैं सरपंच जी को बता देता हूँ। इसके बाद गांव के सरपंच जी को जाकर जग्गू सब कुछ बताता है और उस संपत्ति से उस गांव के लिए एक विद्यालय और अस्पताल की स्थापना करता है। सिर्फ यही नहीं, जग्गू उस बूढ़ी